हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जौहर साहब, दावे तनाज़ात ख़त्म करने के और फिर दावे ये करना कि मुझे नोबल अमन इनाम मिलना चाहिए और फिर नए साल के आगाज़ पर ही एक नए तनाज़े को हवा दे दी है, किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो को? जी बिल्कुल, ये बिल्डअप तो इसका काफी अच्छे से चल रहा था। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना शुरू किया था कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं और उनकी वेसल्स पे फिर अमेरिका ने जब स्ट्राइक्स करनी शुरू की थी, काफी सारी वेसल्स भी तबाह की थी, तो ग्रेजुअली इसको बिल्डअप कर रहे थे और बाद में तो उन्होंने कहना शुरू किया। पहले तो ये कहते ये सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को, बाद में उन्होंने कहा कि ही इज द किंग पिन, कि वो खुद करवा रहे हैं सब कुछ। तो उससे लग रहा था कि जाहिर है कोई एक्शन अमेरिका की तरफ से आएगा। तो ये जो एक्शन किया ये उसका पैरेलल है। 1989 में इन्होंने उस वक्त जनरल नोरिएगा को पेनिसुला में इसी तरह अमेरिका ने वहां से उनको कैप्चर किया था, फिर अमेरिका में लेके आए थे, ट्रायल एक हुआ था, फिर वो 40 साल की उनको कैद की सजा हुई थी उस वक्त। तो ये उसका पैरेलल है, लेकिन जाहिर है कि पनामा एक छोटा मुल्क है, वेनेजुएला तो एक बड़ा मुल्क है और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व का मालिक है। इवन रशिया से और सऊदी अरब सबसे ज्यादा बड़े रिजर्व दुनिया में वो इन्हीं के हैं। तो इनके चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी, ईरान के साथ भी। तो वो और फिर सारा साउथ अमेरिका जो है उनको सपोर्ट करेगा जाहिर है इस मामले में। अभी भी देखें कोलंबिया की स्टेटमेंट्स आज की हैं, क्यूबा की स्टेटमेंट आई हैं, और अभी तो आप देखेंगे दुनिया के बेशुमार मुल्कों से जाहिर है वो कंडेमनेशन की या कंसर्न की और क्रिटिकल जो है स्टेटमेंट समर्ज कर रही हैं। तो वो तो है, क्योंकि देखें इसमें अगर टेक्निकली इसको देखें तो वायलेशन तो है, यूएन चार्टर की वायलेशन तो है, उनकी एक मुल्क की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको फ्लाउट किया गया। तो एक जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से। ठीक है जौहर साहब, आपको लगता है कि आप कि इस हद तक जाना चाहिए था अमेरिकी सदर को? क्या जरूरत पेश आई है? देखिए अब उस वक्त तो ये कह रहे हैं कि दो तीन चीजें कह रहे हैं ना, जो काफी अच्छे से कह रहे थे कि तो खैर जो वेनेजुएला के ऑयल के इतने बड़े रिजर्व्स हैं वो जो है अमेरिका की उन पर नजर थी। तो ट्रंप क्योंकि उनकी ज़ाहिर बिजनेस माइंडेड प्रेसिडेंट हैं और वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि वहाँ पे जो है ना अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व हों, बिकॉज वो चाहते हैं, ये उन्होंने नेशनलाइज किए हुए हैं ना वेनेजुएला में जो सारा ऑयल की रिजर्व्स हैं, जो ऑयल है सारा वो नेशनलाइज है, तो वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, इसलिए वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका तो देखें वेनेजुएला में वो जो है ना रिजीम चेंज तो बहुत अच्छे से चाह रहे हैं, वो तो ह्यूगो चावेज के टाइम से, फिर 2014 से जब से ये आए हैं, तो उस वक्त से जाहिर है इनके भी अमेरिका के साथ बड़े हॉस्टाइल रिलेशन हैं, तो वो तो अपनी जगह पे है। दूसरी जो है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उस चीज को दोबारा से एक किस्म का ले आए हैं, जो एक मनरो डॉक्ट्रिन था जो 19वीं सदी का, जिसमें प्रेसिडेंट मनरो ने कहा था कि ये जो है सारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है इन टर्म्स ऑफ अमेरिकाज, तो ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इसमें हम जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उस वक्त से वो एक चीज चल रही है, लेकिन वो फिर बाद में वहाँ के मुल्क जब इंडिपेंडेंट हुए और सारे, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट भी की अमेरिका के मुकाबले में भी, तो चीज खत्म हो गई थी। तो एक किस्म का दोबारा से ये इसको अमेरिका में इसको एक न्यू मनरो डॉक्ट्रिन भी कहा जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का दोबारा से ये असर्ट कर रहे हैं कि हमारा बैकयार्ड है और इसमें हम चीजों को मैनेज करेंगे, तो वो है। लेकिन जाहिर है सर ये बता दीजिए कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को मुल्क से ही गायब कर दिया गया है, क्या वेनेजुएला की अथॉरिटीज का ये फेलियर नहीं है कि उनके अपने ही मुल्क से जो है वो उनका सदर और उसकी अहलिया जो है वो गायब हो जाती है? देखिए बिल्कुल है वो तो, अब आप देखें, लेकिन उन्होंने जिस तरह से किया है, वो पहले एयर डिफेंस सिस्टम सारे तबाह किए हैं, वहां से 50 मील दूर कैराकस में वो सारे जो थे ना उनके सारे इंस्टॉलेशन तबाह किए हैं। फिर उसके बाद जाहिर एक प्लान्ड ऑपरेशन था। देखिए अमेरिका सुपर पावर तो है, और वेनेजुएला की कोई उस किस्म की, हालांकि वो पहले जो अमेरिका उनको धमकियां दे रहा था तो वो भी जवाब में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन वो स्टेटमेंट्स तो हॉलो थी, क्योंकि असल कैपेसिटी तो नहीं थी। इसलिए रिसेंट डेज में तो उन्होंने मुज़ाकरात की दावत भी दी थी अमेरिका को, तो थोड़ा पढ़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि मदूरो को लग रहा था कि अब ये कोई एक्शन होगा इनकी तरफ से, तो उनकी कैपेसिटी उस तरह की डिफेंस की नहीं थी। दूसरी एक और चीज याद रखिए कि देखिए ये 70s में मिसाल के तौर पर जब अमेरिकन ने वहां पे अपने हॉस्टेजेस छुड़ाने की कोशिश की ईरान में, तो वो फेल हो गए थे। उस वक्त की टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी। आज जो है ना, जिस तरह इसराइल ने भी ईरान में जो किया, अमेरिका ने ईरान में जिस तरह से किया,
इसराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह के लीडरशिप को जो है जहाँ जहाँ पे उन्होंने देखे उनको असैसिनेट किया, और जिस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया, या हमास की जो लीडरशिप थी, और फिर देखें ईरान में जिस तरह से फिर वो असैसिनेशंस किए उन्होंने, उनके टॉप जनरल सारे। तो टेक्नोलॉजी आजकल की जो है काफी आगे चली गई है, और आगे से आगे इस तरह की चीजें शायद हम मजीद देखें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का लेवल है वो 70। ठीक है सर, अब जिस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट शाया की है, और भारत में पहले तो मुसलमानों को खतरा होता था, अब क्रिश्चियंस को भी खतरा होने लग गया है। किस तरह से देख रहे हैं, हिंदुत्व नजरिया जो है वो बढ़ता ही जा रहा है? बिल्कुल, मैंने वॉल स्ट्रीट का वो आर्टिकल देखा है। देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड जो है जर्नल है दुनिया का। ये और फाइनेंशियल टाइम्स, अगर हम इकोनॉमिक जर्नल्स की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े हैं, सबसे मुतबर तरीन है। तो उन्होंने जब जो आर्टिकल लिखा है, और वो अगर देखें तो लिखा भी किसी इंडियन ओरिजिन के बंदे ने है, तो उसमें बिल्कुल साफ उन्होंने हकीकत बयान कर दी है कि एक तो ये है कि 14-15% अगर मुसलमान है वहाँ पे, उनके साथ क्या हो रहा है वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया है। उनको बिल्कुल अब वो वहाँ पे कोई न मकान रेंट कर सकते हैं, ना कोई किसी जगह नौकरी उनको मिल सकती है, ना कोई फ्रीडम्स है उनकी। और फिर हमें खुद तो पता ही है कि लीगली जम्मू जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन अब साथ ही साथ अब क्रिश्चियंस पे भी, क्रिश्चियन सिर्फ कोई 2.5% है, 2.3% है इंडिया में सिर्फ, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है। तो उनके चर्चेस के ऊपर हमले हो रहे हैं। उनके देखिए कि इंडिया की जो सबसे बड़ी स्टेट है यूपी। ठीक है सर, अब जौहर साहब जाते जाते ये बता दीजिए कि मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो खित्ते के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आने वाले वक्त में? बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगी, क्या हो चुकी है ऑलरेडी। देखें, ये जो इनकी एग्रेशन थी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत थी, उसी पॉलिसी का मजहर थी। यही पॉलिसी थी जो जिसके तहत वो जो है ना बाकी साउथ एशिया को जो है अपना क्लाइंट स्टेट्स बनाना चाहते थे। बांग्लादेश में जो उन्होंने किया, बाकी मुल्कों में किया, और वो सारा फ्लॉप भी हुआ काफी मुल्कों में। उनका जारियत भी उनकी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। लेकिन वो पॉलिसी जो थी, और हिंदुस्तान के अंदर वो क्या चाहते हैं, वो एक हिंदू राष्ट्र उसको बनाना चाहते हैं जहाँ पे कोई दूसरे रहते ही ना हो। वो तो क्या कहते हैं कि जी कन्वर्ट कर जाए वापस, जो है ना, वो तो मुसलमानों को ये कहते हैं कि आप तो ज्यादातर कन्वर्टेड लोग हैं तो वापस कन्वर्ट कर जाएं। वो क्रिश्चियंस को भी यही कहते हैं, दूसरों को भी यही कहते हैं। और फिर देखिए, वो तो अपने खुद हिंदुओं को, जो उनकी जो जिनको वो सो कॉल्ड निचली जात के हिंदू कहते हैं, या दलित हैं, या इस तरह के जो लोअर कास्ट हैं, हालांकि हमें तो किसी को लोअर कास्ट, हम इस्लाम में तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। तो हिंदू तो उनका तो एक सिस्टम है, तो उनके साथ भी यही सलूक करना चाहते हैं। तो वो अब देखिए, पार्लियामेंट में अखंड भारत का इस वक्त नक्शा उन्होंने दोबारा से लगा दिया, जिसके तहत पूरा साउथ एशिया ही उनके जो है ना उस भारत के ख्वाब का हिस्सा है, अखंड भारत के ख्वाब का। तो जाहिर इंस्टेबिलिटी तो जितने हुकूमत है उस क्षेत्र में इंस्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, हिंदुत्व नजरिए को रोकना चाहिए।